बट एक ये केस प्री मैट्रिमोनियल मुझे इसलिए याद आता है क्योंकि ये इन सब चीज़ों से हटके था, थोड़ा सा हटके क्या था, बिल्कुल ही अलग केस था। ये भी जो केस है, केसेस आपको वही याद रह जाते हैं जो दूसरे जेनेरस जो है ना आपके हटके केसेस होते हैं। तो ये वो वाला केस था जिसमें हमने हमारे पास जो है गर्ल के पेरेंट्स आए, उनकी गर्ल वॉज इन लव विद अ बॉय, ठीक है। तो वो बेसिकली उनका क्या कंसर्न क्या था कि वो इतनी इन्फ्लुएंस्ड है उससे, इतनी इन्फ्लुएंस्ड है कि वो जो कहता है वो ही करती है, ठीक है। और जो है वो जहाँ पे भी वो अपने पेरेंट्स से भी लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाती है, घर भी छोड़ के अलग हो गई अपने पेरेंट्स का कि मैं जो है बाहर जाके रहूँगी, मैं तुम्हारे रहूँगी ही नहीं, ठीक है। तो उसके साथ जाके रहना भी शुरू कर दिया। कहता है कि फिर हम उसको अपनी बेटी को किसी तरह समझा के लाए, वहाँ पे जाके पता नहीं क्या ड्रग्स में फंस गई, किस में फंस गई, उसको हमने रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा हुआ है, ठीक है। आप जो है उस लड़के का बैकग्राउंड चेक कर दो। तो हमने कहा जी लड़के का बैकग्राउंड चेक कर देंगे, कौन है, कहाँ रहता है, क्या पेरेंट्स हैं। कहते हैं वो एक्चुअली में ना लड़का नहीं, वो ट्रांसजेंडर है। मैंने कहा ट्रांसजेंडर है? कहते हैं कि हाँ। कहते हैं कि और वो उसने इतना इन्फ्लुएंस किया हुआ मेरी बेटी को कि वो जो है वो जो कहते हैं और वही करती है, हम इसके लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते लेके आए, लेकिन इसको ट्रांसजेंडर ही पसंद है। हाँ हाँ। तो अब हमने जो है इन्वेस्टिगेशन जब करी उसके ऊपर, तो हमने केस लिया, हमने कहा कि भाई इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये ट्रांसजेंडर क्या करता था, ये जो है इसने अपना एक घर, अपने इसको माँ बाप ने भी इससे घर से निकाला हुआ था, इसके अपने माँ बाप से भी संबंध अच्छे नहीं थे। अच्छा। ये जो है एक अपना घर अलग से लेके उस घर को दूसरे ट्रांसजेंडर्स को किराए पे देता था, ठीक है। और अंदर जो ना सारी इलिसिट एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। हमारे को क्या था कि हमारे को इस लड़की को उसके चक्कर से छुड़ाना था। अब अंदर उसको, लड़की को तो बेचारे ने वो ड्रग अब्यूज़ में डाल ही दिया था, ठीक है। तो हमारे को जो है इससे लड़की को हमेशा के लिए छुटकारा दिलाना था। तो हमने क्या किया, ऐसे केस के अंदर उसका सारा हमने पूरा बैकग्राउंड चेक किया, उसका एजुकेशन, इसका पीछे की हिस्ट्री क्या रही है, क्रिमिनल केसेस क्या रहे हैं, लिटिगेशंस क्या, सारी चीज़ें हमने इसके बारे में वेरीफाई करी। फिर लेकिन जो घर के अंदर क्या चलता है, ठीक है, वो हमारे को पता करना था ताकि हम इसका एविडेंस इकट्ठा कर सकें जो उसके अगेंस्ट यूज़ हो सके। हमने क्या किया कि अपने एक फीमेल अंडरकवर एजेंट को, ठीक है, इसके पास भेजा इससे घर में रहने के लिए, ठीक है। और वो यही कह के गए कि मैं भी ट्रांसजेंडर हूँ, ओके। ठीक है। तो अंदर जाके उसने रहना शुरू कर दिया और किराए पे ऐसा घर ले लिया, पैसे वैसे पे करके, और उसने रहना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे उसने सबसे फ्रेंडली होना शुरू कर दिया। जब फ्रेंडली होना शुरू किया तो अंदर देखा कि उसने रैम्पेंट का ड्रग यूसेज हो रही है। जब उसने सारे स्पाई कैमरा से वीडियोस बनाए जैसे ड्रग्स वहाँ पे बिक रही थी। फिर उसने ये देखा कि वो ट्रांसजेंडर है, रात को मेल्स को बुला के, ठीक है, दूसरे ट्रांसजेंडर्स के साथ रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं और उसके पैसे लिए जाते हैं। उसने सारे उनके वीडियोस बनाए, ठीक है। वीडियोस बना के हमने लोकल पुलिस को सबमिट किए, वहाँ पे ज़बरदस्त रेड्स कराई और फिर विड्रॉ कर लिया अपने अंडरकवर एजेंट को। तो बेसिकली क्या है कि कहाँ से क्या चीज़ निकल के आज यू नेवर नो। बताओ सर, ये तो नेक्स्ट लेवल ही चीज़ हो रही है। नेक्स्ट लेवल हो रही है, यस। और वो लड़की उससे प्यार करती है, डिटैच हो गई और तो लड़की फिर उससे बाद में, प्यार करती है, फिर बाद में वो उससे दूर हट गई थी, फिर वही जेल में चला गया। अब क्या करेगी वो? बाप रे। सर पोस्ट मैट्रिमनी भी, जैसे पोस्ट मैट्रिमनी चीज़ें खुलती हैं तो ऑब्वियसली दो घर बर्बाद ही होते हैं, बट कोई ऐसा केस आया है आपके पास पोस्ट मैट्रिमनी का जो आपको याद रह गया हो? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, पोस्ट मैट्रिमोनियल जितने प्री मैट्रिमोनियल केसेस आते हैं ना, इक्वल नंबर ऑफ पोस्ट मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं। पोस्ट मैट्रिमोनियल केसेस में ना अलग अलग तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है। फिर होते हैं चाइल्ड कस्टडी के डिस्प्यूट्स होते हैं, एलिमोनी और मेंटेनेंस के लिए डिस्प्यूट्स होते हैं। वाइफ कहती है मुझे मेंटेनेंस दो, खुद भी काम कर रही है तो फिर भी मेंटेनेंस मांगती है जबकि वो इलीगल है, ठीक है। तो और हस्बैंड कहता है कि भाई मैं तो काम ही नहीं करता, मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा। दोनों साइड से केसेस आते हैं पता करने के लिए वो कहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। बाइगैमी के केसेस होते हैं क्योंकि प्रोसीजर इतना लंबा है डिवोर्स का इंडिया में, 12-12, 15-15 साल लग जाता है डिवोर्स होने में, ठीक है। तब भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। तो लोग जो है इसलिए शादी ही दूसरी कर लेते हैं बिना डिवोर्स लिए। तो बाइगैमी के केसेस आते हैं कि भाई उसने शादी कर ली बिना डिवोर्स लिए। तो पोस्ट मैट्रिमोनियल के बहुत सारे तरीके के हमारे पास केसेस आते हैं। फिर होते हैं मैट्रिमोनियल फ्रॉड के केसेस, जिसमें जो है ना शादी ही फ्रॉड थी, शादी ही पैसे के लिए करी गई थी, ठीक है, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए शादी करी गई थी। ये बड़े केसेस आजकल प्रेवलेंट हो गए हैं। तो मैं ऐसे ही ना एक मैट्रिमोनियल फ्रॉड का केस बताता हूँ। हमने ये, क्योंकि जो केसेस याद वही रहते हैं जो यूनिक होते हैं, ठीक है। सो ये जो हमने केस किया, ये हमने किया एक पर्सन का, जिसमें जो पर्सन था हमारे पास आया, वो ये कहता है जी जो मेरी वाइफ थी, मेरी भी सेकंड मैरिज थी
और उसकी भी सेकंड मैरिज थी। हमारा जो है हम मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू मिले, स्कूल में टीचर है, प्राइमरी स्कूल की टीचर है वो, ठीक है। हम दोनों ने शादी कर ली, उसका बिहेवियर बड़ा अच्छा था, एवरीथिंग वाज फाइन। अब क्या था कि मैं तो अपने जॉब पे चले जाता हूँ, वो घर पे अकेले रहती है, मेरे घर में कोई है नहीं, ठीक है। जो मेरे फादर हैं वो बीमार रहते हैं, ठीक है, तो मैं तो जॉब पे चला जाता। तो कहते हैं कि लेकिन अभी क्या हुआ, रिसेंटली मेरे फादर की बहुत तबीयत ख़राब हो गई। जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मैंने घर में रहना शुरू कर दिया, तो अपने फादर की केयर करने के लिए। जैसे मैंने घर में रहना शुरू किया, ये घर छोड़ के भाग गई, ठीक है, बिकॉज उसको लगने लगा कि मैं घर में रह रहा हूँ तो मैं उसकी हर चीज़ पे वॉच कर रहा हूँ, ठीक है। घर छोड़ के चली गई, और जब वहाँ पे गई, ठीक है, तो मेरे से कांटेक्ट करना बंद कर दिया इसने। और फिर थोड़े टाइम बाद मेरे फादर की डेथ हो गई। तो मैंने उसको कहा भाई अब तो फादर की डेथ हो गई, अब तो वापस आ जा, ठीक है। तो कहते हैं कि वापस तो आई नहीं, और इसने मेरे ऊपर सारे केसेस लगा दिए, डॉरी हरासमेंट का लगा दिया, और उसका लगा दिया, डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा दिया, सारे केसेस लगा दिए, ठीक है। तो कहता है कि मुझे जो है ना इसके अगेंस्ट आप इन्वेस्टिगेशन करके बताओ कि ये जो लड़की है ये क्या लड़की है, ये कैसी लड़की है। अब हमने जो है ना उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, लड़की के बारे में। तो जब हमने उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो हमें पता चला कि हमने उसको कई दिनों तक फॉलो किया, लड़की को फॉलो जब हमने किया तो हमने देखा अलग अलग आदमियों के साथ एक डिंजी से होटल में जा रही है। हमने वीडियो बना लिए अलग अलग आदमियों के साथ, ठीक है। हमने कहा कि ये तो गलत इलिसिट एक्टिविटी में लगती है, तो कोई प्रोस्टिट्यूट वगैरह लगती है। हमने वीडियो बना के अपने क्लाइंट को दिखाए। जब हमने क्लाइंट को दिखाया, क्लाइंट शॉक हो गया, कहता है ये तो जो है ना ये आदमी, ये तो जिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं उनके फादर हैं तीनों, जो हाँ जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके फादर हैं, तो तीनों के तीनों। अरे बाप रे। फिर हमने जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी उसके बारे में, लेडी के बारे में, ठीक है। तो जब हमें पता चला कि ये जो ना प्राइमरी स्कूल की जो टीचर है, ये उनका जो बच्चों के फादर आए थे उनको ल्योर करती थी और उनके साथ रिलेशनशिप बना के उनसे ह्यूज मनी एक्सट्रैक्ट करती थी, और उनके साथ जाके शी यूज्ड टू स्लीप विद देम, ठीक है। और सिर्फ यहीं पे एंड नहीं होता। अब हमारे को ये तो पता चल गया कि भाई ये इनका सोचती है। हमने इसका बैकग्राउंड चेक किया, पूरा डिटेल बैकग्राउंड चेक किया, हमने इससे सारे कॉन्टैक्ट चेक किए, सब कुछ चेक किया। तो हमें ये पता चला कि इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड गैंग। ये गैंग का काम ही यही है, मैट्रिमोनियल शादी करके और उनसे पैसे एक्सट्रैक्ट करना लोगों से। और ये अलग अलग आइडेंटिटीज़ में इस लड़की की पहले 4 शादियां ऑलरेडी हो चुकी हैं, जो हम डिटेक्ट कर लिया, जिन शादियों को हमने। अच्छा, आपने वो पकड़ लिया? हाँ, वो हमने पकड़ लिया। और ये लेडीज़, क्योंकि प्राइमरी स्कूल की टीचर्स की नौकरी आसानी से मिल जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो प्राइमरी स्कूल की टीचर बन के ये जो है, और इसके साथ और भी लेडीज़ शामिल थी, और प्राइमरी स्कूल की टीचर्स बन के ये उसमें चली जाती हैं और वहाँ पे ऐसे ही वो ट्रैप करती हैं। छोटी सिटी का केस था। जैसे उसकी 4 शादी हो चुकी थी, लेकिन हमने जो है ना, जो उसका पास्ट हस्बैंड था, इससे पहले वाला जो हस्बैंड था, जिसके बारे में इसने हमारे क्लाइंट को डिस्क्लोज किया था, बाकी सारी शादियों का तो अलग आइडेंटिटी से करी थी, उसने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ था। इस हस्बैंड के बारे में उसने डिस्क्लोज किया हुआ था हमारे क्लाइंट को। तो हमने उस हस्बैंड के घर फाइंड आउट किया किससे इसकी शादी हुई थी। वो ये ना विडोअर थी, डिवोर्स्ड नहीं थी, विडोअर थी। उस हस्बैंड की डेथ हो गई थी पहले, ठीक है। तो और उसकी जो जब हमने उसके पेरेंट्स से जाके इन्वेस्टिगेशन करी तो वो कहते हैं कि जी ये तो जो है, ये तो लड़की जो है बड़ी जालिम है, ये तो हमारे बेटे को इसने मार दिया है, उसको हार्ट अटैक आया इसकी वजह से, ये पता नहीं क्या उसको स्लो पॉइजन दे रही थी, क्या कर रही थी, हमें समझ में नहीं आया। ये जो है इसकी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस में डेथ हुई है, आज तक यही नहीं पता चला डेथ कैसे हो गई। मेरा बेटा और मेरी ये अलग अलग रहते थे, जैसे उसकी डेथ हुई उसने ले आके क्रेमेट भी कर दिया हमारे को बुलाने से पहले। अरे बाप रे। तो जब हमने उसके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करी तो पता लगा कि ये जिन लोगों से जिससे कनेक्शंस हैं उनके अगेंस्ट कितने कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। बाप रे, पूरा गैंग रन हो रहा पूरा गैंग रन हो रहा था, और कितने लोगों को लूट चुके हैं। पूरी फ्रॉड है, पूरी की पूरी फ्रॉड। बाप रे। सर ये सब सुन के तो डर लग जाता है सर, हमारी तो शादी की उम्र है। नहीं देखो, मैं फिर से एक बात बोलूंगा, मरने के डर से ना कोई जीना नहीं छोड़ता, ठीक है। सिंपल सी बात है कि मैरिज इज अ ब्लिस, ठीक है। हर किसी को मैरिटल ब्लिस को एंजॉय करना ही चाहिए। बहुत लोग जो है ना, जब मैं मैट्रिमोनियल फ्रॉड की बात हूँ, बहुत लोग कहते हैं शादी ही मत करो, शादी मत करो, शादी करने को फायदा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ ज़रूर करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? अब गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो गाड़ी नहीं खरीदोगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आपको शादी ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन आपको पहले बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करा के 100% श्योर होके तब करनी चाहिए शादी, ठीक है। ऐसे ही आंख बंद करके किसी भी रिलेशनशिप में नहीं चले जाना चाहिए, ठीक है। अपनी मैट्रिमोनियल लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, मैरिटल ब्लिस को एंजॉय करना चाहिए। मैरिज अपने आप में बहुत सारे
हैप्पीनेस लेके आती है आपकी फैमिली में, आपके परिवार में, आपका आगे जाके आपकी फैमिली एक्सपैंड होती है मैरिज के बाद, ठीक है। और ओल्ड एज में आपका साथ देने के लिए कौन होता है? आपके पेरेंट्स नहीं होते, ठीक है, आपके जो है भाई बहन चले जाते हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में सेटल जाते हैं, यू आर लेफ्ट अलोन। आपकी लाइफ में आपका साथ देने वाला आपका पार्टनर ही होता है, ठीक है, और आप दोनों एक दूसरे का साथ दे के आगे बढ़ते हो। तो मैट्रिमोनियल लाइफ इज़ अ ब्लिस। लेकिन द ओनली थिंग इज दैट इन द टाइम्स ऑफ टुडे you just have to be alert and get a proper background check done and then get married. सर बॉलीवुड के सिंस आप इतने केसेस हैंडल करते हो, बॉलीवुड में भी एक्स्ट्रा मैरिटल और ये एक केस हमने पहले भी डिस्कस कराई, और कोई केस इंटरेस्टिंग आप डिस्कस करना चाहोगे बॉलीवुड का? बॉलीवुड में ना बहुत सारे केसेस अलग तरीके के आते रहते हैं। मैट्रिमोनियल केसेस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर केसेस, बच्चों के ड्रग्स में पड़ जाने के केसेस, ये बड़े आम केसेस हैं बॉलीवुड में। और बॉलीवुड में फ्रॉड के केसेस, कोई पैसे लेके भाग गया, किसी ने चीट कर दिया, ये केसेस बड़े आम हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहा है अपना, वो केस बड़े आम है। लेकिन एक केस हमने किया था एक सेलिब्रिटी के लिए, ठीक है, तो काफ़ी अच्छे वेल नोन सेलिब्रिटी हैं वो। ये केस बिल्कुल अलग केस था। अच्छा, इसमें क्या, बड़ा सेंसिटिव केस था। क्या था कि इनके ना मैनेजर के थ्रू, या इनके मैनेजर आए थे हमारे पास। मैनेजर ने आके हमारे को इनके सेलिब्रिटी के बारे में बताया कि भाई पहले तो हम एनडीए साइन करते हैं उनका, तो ऑब्वियसली तो एनडीए साइन हो गया। हमने केस क्या था कि इनकी जो सीक्रेट्स थे सारे, इनकी सारी प्राइवेट मीटिंग्स की, ये किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनका कोई अफेयर चल रहा है या क्या चल रहा है, ठीक है, जो भी चीज़ें थी वो ना मीडिया में लीक हो रही थी, ठीक है। सो अब वो उनकी पीआर टीम को भी मालूम नहीं होती। तो और पहले जो ये करने वाले होते थे, कहीं पे जाने वाले हैं, कोई प्लान हो रहा है, वो सारा मीडिया में आना शुरू हो गया था। अब इनको लगता था कि इनकी सीक्रेसी को लीक कर रहा है। अब हमारा काम क्या था, ये फाइंड आउट करना कि इनकी सीक्रेसी लीक कहाँ से हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनके जितने भी बॉडीगार्ड्स थे, पीएसओस, जितने भी इनके सर्वेंट्स थे, इनका क्रू था, इनके वो थे पीआर की टीम थी, सबके हमने बैकग्राउंड चेक्स करने शुरू किए, सबके कनेक्शंस चेक करने शुरू किए, टेक्निकल सर्वेलेंसेस करी, फिजिकल सर्वेलेंसेस करी, ठीक है, हर तरीके से हमने इन्वेस्टिगेशन करी। हमारे को कोई भी पर्सन ऐसा नहीं मिला जो कि ऐसे लीक कर रहा हो इन्फॉर्मेशन। फिर हमने क्या किया, ये तो हो गई स्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन। फिर हमने रिवर्स इन्वेस्टिगेशन करी। रिवर्स इन्वेस्टिगेशन क्या होती है कि जो जर्नलिस्ट वो आर्टिकल छाप रहा था ना, ठीक है, उस जर्नलिस्ट के ऊपर हमने इन्वेस्टिगेशन करी कि वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन गेन कर रहा है, ठीक है। तो जब हमने उससे इन्फॉर्मेशन गेन करी, मतलब जब उसके ऊपर हमने टेक्निकल सर्विलेंस रखी, उसको कई दिनों तक फॉलो किया, तो देखा कि वो एक जगह पे आता है किसी से मिलने, और जब वो आता है ना, अपनी गाड़ी दूर पार्क कर देता है, ऑर्डिनरी से गंदे से कपड़े पहन लेता है, ठीक है, और बिल्कुल जो ना नौकर टाइप लगना शुरू हो जाता है, और नौकर टाइप लग के और एक जगह पे जाता है जहाँ पे एक आदमी रहता है, उस आदमी से मिलता है, ठीक है, और आदमी से मिलता है, दोनों साथ में ड्रिंक व्रिंक करते हैं, मस्ती करते हैं, और ड्रिंक करके मस्ती करके वापस आता है, वापस आके अपनी वो गाड़ी में बैठता है, अपना सूट वूट पहनता है, चेंज करता है और चले जाता है। अब बड़ा वो लगा एस्टॉनिशिंग, मैंने कहा ये क्या चक्कर हो गया, ठीक है, ये तो सस्पिशियस है। तो फिर हमने उस आदमी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी, तो जिससे वो मिलने आता था। जब हमने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी तो हमने ये देखा कि जो सेलिब्रिटी का नौकर था वो इस दूसरे पर्सन का रूममेट था। अच्छा, हाँ, तो जो नौकर था इसका, ये था लूज टॉकर, ठीक है। ये अपने रूममेट को जाके सारी बातें बताता कि आज सर यहाँ जाने वाले हैं, आज ये करने वाले हैं, आज ये होने वाला है, अपनी सिर्फ तानाशाही में। और वो जर्नलिस्ट इसके रूममेट का फ्रेंड बन गया, ये नहीं बता के कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, वो जनरली कि मैं दूसरी जगह पे नौकरी करता हूँ, अभी नौकर हूँ। और जो इसका दोस्त था वो उसको सारी बातें बताता था। ओके। हाँ, तो और इसमें कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, कोई मैलिफाइड इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं थी, कोई किसी को पैसा दे नहीं रहा था, सिर्फ गॉसिपिंग में ही सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती थी। बताओ। जर्नलिस्ट ने कैरेक्टर प्ले करा है, और उस कैरेक्टर में जाके सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। और जो एक्टर उस आदमी के पास जाता था दारू पीने, वो बस उतना ही था, कुछ ऐसा नहीं था। नहीं, जब वो एक्टर नहीं जाता था दारू पीने, एक्टर नहीं जाता था, जो उसका रूममेट था ना, सर्वेंट का जो रूममेट था, उसके साथ जर्नलिस्ट बैठ के ड्रिंक करता था ताकि उससे सारी बातें निकलवा पाए ड्रिंक के टाइम पे। बताओ सर, क्या क्या चल रहा है। दुनिया जा कहाँ रही है सर, सोचने वाली बात है। प्रोफेशन में सेफ नहीं है कोई, किसी को गिराने के लिए, अपने पैसे जब आप बनाने लाइफ के में बहुत लिए। राइज कर लेते हो ना, ठीक है, चाहे आप बड़े पॉलिटिशियन हो, चाहे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे आप बड़े डिटेक्टिव हो, ठीक है, या कोई भी हो, ठीक है, आप ना हमेशा पब्लिक की नज़रों में आ जाते हो, और रिस्क फैक्टर आपका उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है एक्सपोज होने का। सही बात है।
ठीक है। तो कोई भी जितने आप बड़े होते जाओगे ना उतना आपको डिस्प्यूट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बट सर सिंस यहाँ पर वैसे मॉरली देखा जाए तो एक्टर गलत है, या मोस्टली केसेस ऐसे होते हैं जो इंसान गलती करके आपके पास आते हैं कि भाई मुझे बचा लो, तो क्या एक मॉरल साइड आपकी या टीम की ऐसे कभी होता है कि यार इसने तो बहुत गलत करा है, हम इसे नहीं बचाएंगे, या हम केस रिजेक्ट कर रहे हैं? बहुत बार होता है। हम लोग जितने केसेस लेते हैं ना उससे 3 गुना ज़्यादा केस रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। सो क्यों? क्योंकि जब हमें ये लगता है कि हमारे पास जो डिमांड आ रही है वो किसी भी तरीके से अनएथिकल इन नेचर है, ठीक है। जैसे कि एक लड़का आया, बट सर इस केस में भी ऐसा ही था कि वो अपनी वाइफ पे चीट कर रहे हैं, तो आप लेकिन पर्सनली देखो, काउंसलिंग भी वो ब्लैकमेल हो रहा था, ठीक है। ही वॉज बीइंग ब्लैकमेल्ड और उसकी खुद की वाइफ को थ्रेट था कि उसकी वाइफ को वो हार्म ना पहुंचा दे किसी भी तरीके से। जब ऑब्सेस हो जाता है ना पर्सन, ऑब्सेशन में आके आदमी कुछ भी कर जाता है। जितने भी आप देखोगे क्राइम हो रहे हैं, ठीक है, वो ऑब्सेशन में आके तो हो रहे हैं। सोनम रघुवंशी का जो केस था, ठीक है, या कोई भी केस ऐसा हुआ है, ये क्या है, लव क्राइम्स ही तो है। सही बात है। ठीक है। तो ऑब्सेशन में क्राइम, आदमी किसी भी हद तक जाके क्राइम कर सकता है। आपको बड़े तरीके से उसको सेटल डाउन करना पड़ता है। पर सर जैसे डिटेक्टिव्स के करियर के लिए कहा जाता है कि अनकन्वेंशनल तरीके भी यूज़ करने पड़ते हैं, पर और लीगल वाले तरीके भी यूज़ करने पड़ते हैं जो कन्वेंशनल होते हैं। पर जब आप अनकन्वेंशनल तरीके यूज़ करते हो तो कभी ऐसा हुआ है कि आप पे वापस से किसी ने कुछ केस या कुछ ऐसा कुछ करने की कोशिश करी हो? बताता हूँ। सबसे पहली बात तो डिटेक्टिव एजेंसीज जो भी एग्जीक्यूट करती है ना, एक पूरी प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करते हैं। वेल प्लान्ड ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे ब्रेन्स लगते हैं कंपनी में। इसीलिए हम बड़े केसेस करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ इतने सीनियर ब्रेन्स हैं। आईजी लेवल के ऑफिसर्स हमारे यहाँ काम करते हैं, ठीक है, ब्रिगेडियर रैंक के आर्मी ऑफिसर्स हमारे यहाँ काम करते हैं, डायरेक्टर लेवल के आईबी ऑफिसर्स काम करते हैं। तो हम लोग पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं हर केस में, और फिर कैलकुलेटेड रिस्क लिया जाता है कि हम रिस्क किस तरीके ले सकते हैं। और हर टाइम हमारे जो ब्रेन है हमारे एग्जीक्यूटिव्स के बीच चल रहा होता है कि किस केस को कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो कभी ऐसा होता नहीं है कि कोई भी हमारा केस आज तक एक्सपोज हुआ हो, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि देखो, हाइपोथेटिकल रिस्क जब आप एक ऐसे बिजनेस में हो तो हमेशा रहता ही है, लेकिन आप स्टैटिस्टिकली बात करो तो स्टैटिस्टिकली कभी ऐसा नहीं हुआ। बट जिसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उसको पता लग गया कि भाई ये तो अनकन्वेंशनल तरीका ही यूज़ कर रहे हो आप, बट उसको पता लग गया तो एक तरीके से वो कंप्लेन कर सकता है आपकी। और वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि सबसे पहली बात तो जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है, वो सारा लीगल एम्बिट में करते हैं। इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट एन इलीगल प्रोफेशन, ठीक है। सो अगर सपोज करो कि जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर हम उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन कर भी रहे हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको, हम बहुत वैलिड क्वेश्चन है, ठीक है। वैलिड क्वेश्चन में अगर पता लग जाए भाई तो आप क्या करोगे, ठीक है, वो आपके ऊपर केस भी कर सकता है, ठीक है। तो हमें ये बताना ज़रूरी है कि सबसे पहले तो जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो एथिकल और लीगल बाउंड्रीज में रह के करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास क्लाइंट आता है हम उसकी ड्यू डिलिजेंस करते हैं, और जो भी हम एविडेंसेस निकालते हैं वो हम निकालते हैं कोर्ट पर्पस के लिए। हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज़ डिफेंसिव, कि हमें अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना है, ना कि हमें किसी सामने वाली पार्टी को हार्म पहुंचाना है। अगर सपोज करो कि कोई हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट है, ठीक है, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का डिस्प्यूट है, आप हैरेसमेंट हो रही है, आपको कोई एविडेंस चाहिए कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब जज तो जाके खुद लाएंगे नहीं एविडेंस, ना आपके लॉयर्स एविडेंस लाएंगे, ना मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में पुलिस एविडेंस लाएगी, ठीक है। तो कौन लाएगा? प्राइवेट डिटेक्टिव्स लाएंगे। तो एविडेंस जब आप कोर्ट पर्पस के लिए निकाल रहे हो, ठीक है, देन इट इज़ नॉट इलीगल प्रोवाइडेड यू आर यूजिंग द राइट मेथोडोलॉजीज। मेथड जो आप यूज़ कर रहे हो इन्वेस्टिगेशन को करने के, वो लीगल होने चाहिए। अब मेथड्स लीगल क्या क्या होते हैं, किस किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग अलग टीम्स काम करती हैं। कोई भी एक डिटेक्टिव सारी इन्वेस्टिगेशन अपने आप से कर ही नहीं सकता। आई एम नथिंग विदाउट माई टीम, ठीक है। अगर मेरे पास मेरी टीम नहीं है ना तो मैं ज़ीरो हूँ, और हर वो डिटेक्टिव ज़ीरो है जो अकेले काम करता है। एक टीम चाहिए होती है इन्वेस्टिगेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। एक टीम जाती है वो फिजिकली किसी के बारे में ऑन ग्राउंड इंक्वायरीज करती है। ऑन ग्राउंड इंक्वायरीज कैसे होती हैं कि उसके सर्वेंट्स को अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया, ठीक है, उसके ड्राइवर से कॉन्फिडेंस में ले लिया, उसके नेबर से डिस्क्रीट और कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरीज चल रही हैं, उसके ऑफिस में डिस्क्रीट और कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरीज चल रही हैं। इसको कहते हैं हम इंक्वायरी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। फिर होता है सर्विलेंस एक्टिविटी। सर्विलेंस एक्टिविटी क्या होता है कि हम उस पर्सन को फॉलो करते हैं, एक टीम उसको फॉलो करती है, ये होती है सर्विलेंस टीम। तो पब्लिक प्लेसेस पे फॉलो करके उसकी एक्टिविटीज़ को वॉच करते हैं कि वो दिन भर में कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके पब्लिक प्लेसेस वीडियोज होने, नॉट प्राइवेट प्लेसेस,
ठीक है, किसी कमरे के अंदर चले गए, किसी होटल के रूम में चले गए तो हम वीडियोस नहीं बनाते हैं, ओनली एट पब्लिक प्लेसेस हम लोग वीडियो बनाते हैं, ठीक है, बिकॉज दैट्स अ पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फिर एक टीम होती है जो बैक ऑफिस में रिसर्चेस करती है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के हमारे पास बड़े स्ट्रॉन्ग टूल्स हैं, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग टूल्स हैं कि अगर मेरे को आप अपना मोबाइल नंबर दोगे ना, मैं आपका पूरा का पूरा डाटा निकाल सकता हूँ आज तक का। अच्छा, हाँ, ठीक है, इतने स्ट्रॉन्ग टूल्स हैं, अवेलेबल पोर्टल्स, पब्लिकली अवेलेबल पोर्टल्स हैं, बट एक्सेस हर किसी को नहीं है। ठीक है, तो अच्छा, अब क्या है कि डार्क वेब रिसर्चेज होती हैं, फिर एक ये मेथड होता है, फिर होता है कि आप अंडरकवर एजेंट्स को इंट्रोड्यूस करते हो। ठीक है, अंडरकवर एजेंट्स को इंट्रोड्यूस कैसे करते हो? मेल और फीमेल अंडरकवर एजेंट जो होते हैं सामने वाले के फ्रेंड्स बन जाते हैं, उसके कॉर्पोरेट में उसके ऑफिस में एम्प्लॉइज़ बन जाते हैं काम करने के लिए। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीक़ों से अंडरकवर एजेंट्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो इसके थ्रू आप सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हो। सपोज आप 3 लोग हो, ठीक है, आपके इतना अच्छा पर्सन कोई आपकी लाइफ में आ जाए, ठीक है, कि वो आपका फ्रेंड बन जाए पूरी तरीके से, और आप तीनों को उसके ऊपर ट्रस्ट हो जाए पूरी तरीके से, तो सोचो कि वो आपके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है, राइट? तो अंडरकवर एजेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। ये मेथड सारे अनकन्वेंशनल हैं बट लीगल हैं और एथिकल हैं। इसमें कहीं पर भी, ठीक है, लीगैलिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता, राइट? सो अगर सपोज करो हाइपोथेटिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वर्किंग अंडर एन अथॉरिटी, वी आर वर्किंग फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एन एविडेंस। ठीक है, जो हम एविडेंस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कोर्ट पर्पज के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़, वी आर अ लीगल बॉडी। लीगल बॉडी कैसे हैं कि हम लोग जो रजिस्टर्ड कंपनी है, हमारे मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली मेंशन्ड है कि हम क्या क्या स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ को अंडरटेक कर सकते हैं, विच इज पास्ड बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। हम लोग जो है हैवीएस्ट जीएसटी पेयर्स हैं अंडर द हेडिंग ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। ठीक है, उसका जो है HSN कोड भी है अलग से। ठीक है, तो जो उसमें हम प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जीएसटी चार्ज करते हैं। वी आर वन ऑफ द हैवीएस्ट जीएसटी पेयर्स इन द कंट्री इन दिस डोमेन। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट आपसे जीएसटी चार्ज कर रही है अंडर द हेडिंग ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, और आपसे इनकम टैक्स चार्ज कर रही है, ठीक है, और आपको इस क्लियर डेफिनेशन मेंशन्ड है जीएसटी रूल में कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज वो होती हैं जो अपने क्लाइंट्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं ऑन अ चार्ज ऑफ फी। ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन मैट्रिमोनियल नेचर की भी हो सकती है, वो इन्फॉर्मेशन कॉर्पोरेट नेचर की भी हो सकती है, वो थेफ्ट इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, मिसअप्रोप्रिएशन फंड्स भी हैंडल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जब आपसे गवर्नमेंट इसके लिए जीएसटी चार्ज करे, यू आर नॉट इलीगल, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग इलीगल। ठीक है, आप जो है एमएसएमई में आपका रजिस्ट्रेशन होता है, एमएसएमई में प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से क्लियर डेफिनेशन मेंशन्ड है कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन वही जो जीएसटी है मेंशन्ड है, सिमिलर डेफिनेशन। तो एमएसएमई में आपको गवर्नमेंट रजिस्टर करा रही है प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, विच मीन्स यू आर 100% लीगल बॉडी। पॉइंट नंबर 2, एक और लॉजिक, कौन सी कंपनी इन्वेस्टिगेशन जो है नहीं करती है? जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, राइट? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होती है। बैंक के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं लोन देने से पहले सब्जेक्ट्स की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, कंपनीज लाइक बिग 4, ठीक है, प्री एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टिगेशंस करती हैं, हर तरीके की वो इन्वेस्टिगेशंस करती हैं कॉर्पोरेट नेचर में, चाहे वो KPMG हो, चाहे वो PwC हो, चाहे वो प्राइस, चाहे वो आपकी डेलॉयट हो, कोई भी बिग 4 जो भी हैं आपके सारे इन्वेस्टिगेशंस में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, दे जस्ट डू नॉट कॉल देमसेल्व्स द डिटेक्टिव्स, दे कॉल देमसेल्व्स रिस्क मैनेजमेंट कंपनीज। ठीक है, फ़र्क सिर्फ इतना, इन्वेस्टिगेशन वो भी करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत कहाँ पर नहीं है? ठीक है, और मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो चलो हम लोग लीगैलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारी क्लाइंटेल में जजेस के लिए हमने काम किया हुआ है, ब्यूरोक्रेट्स के लिए हमने काम किया हुआ है, पुलिस के लिए हमने काम किया, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के लिए भी काम किया हुआ है, और पुलिस के लिए भी काम किया हुआ है, इनकम टैक्स के लिए हमने काम किया हुआ है, जीएसटी के लिए हमने काम किया हुआ है। क्योंकि पुलिस तो खुद ही कई जगहों पे हमें फ़ोन करते हैं कि, क्योंकि क्या होता है, देखो पुलिस भी किस तरीके से काम करती है, दे वर्क ऑन द बेस ऑफ इन्फॉर्मर्स। इन्फॉर्मर से भी तो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं ना वो लोग, और अगर हम उनके ट्रस्टेड पार्टनर है और हमारा सर्कल है कहीं पे, ठीक है, हमारे इन्फॉर्मर्स का नेटवर्क है एक बहुत स्ट्रॉन्ग, तो अगर हम उनके लिए इन्फॉर्मेशन सीख करके दे सकते हैं, किसी केस में पुलिस की हेल्प कर सकते हैं, तो वाई शुडंट दे कम टू अस एंड आस्क फॉर हेल्प? हम भी तो उनकी हेल्प मांगने जाते हैं, अगर उनको कभी हमारी जरूरत पड़ती है हम उनकी हेल्प करते हैं। हाँ, पॉलिटिशियंस के लिए हम काम करते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं है, लॉयर्स के लिए हम काम करते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं है जिसके लिए हमने काम ना किया हो। करेक्ट। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।